हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम सभी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने पिछली बार अध्ययन किया था, थोड़ा और अध्ययन करेंगे। और थोड़ा पिछली बार हमने कुछ 10-15 नोट्स लिखे थे, आज थोड़ा उसके बारे में, पाठ के बारे में पूरा ओवरव्यू देखेंगे और किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ, क्या इसके कारण थे, इन पर चर्चा करेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य पीक टाइम था, जो मुख्य दिन है, वह 14 जुलाई 1789 है। उस दिन पेरिस में लोग बास्तिल के किले में घुस आए, पेरिस की जनता बास्तिल के किले में घुस आई और उन्होंने वहाँ के कैद खाने से लोगों को आज़ाद किया। और लोगों को कुल मिलाकर के पूरा मुख्य घटना इस दिन की यही थी। इसमें साफ साफ लिखा है कि पेरिस के पूर्वी भाग की ओर लोगों का समूह चल पड़ा और उन्होंने जेल को तोड़ डाला। वहाँ से 7 लोगों को हटा दिया गया, कमांडर मारा गया। और उसके बाद राजा ने जनता को फिर अधिकार देने की बात की, लेकिन जनता जो चाहती थी उसकी बात को सुना नहीं। तो इससे पहले वो जनता की बात को सुनने से तैयार नहीं था। लेकिन जनता कौन थी, किस जनता से बात करना चाहता था, उसकी बात करेंगे यहाँ पर। दूसरे पाठ के पहले ही विषय में ये दिया है। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा फ्रांसीसी जो समाज था वो किस टाइप का था उसके बारे में चर्चा करते हैं। फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ था, आप देख सकते हैं इसको। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग था, अर्थात जैसे हमारे भारत में समाज समझ सकते हैं आप। जैसे पहले समाज में हमारा जो समाज था वह ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इस टाइप से इसमें समाज में बटा हुआ था। इसी तरह से फ्रांसीसी समाज भी जैसे ब्राह्मण हैं पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग में, जैसे अपने यहाँ क्षत्रिय थे। तृतीय स्टेट में जो व्यवसायी हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वैश्य के रूप में देखते हैं। और तीसरा, इसमें 3 ही भाग हैं, किसी को शूद्र नहीं माना गया, अच्छी बात है, लेकिन समाज को 3 भागों में बांटा गया था। तो फिर क्या था कि जो फ्रांस का सम्राट था लुई 16वां, वह बूर्बो राजवंश का राजा था और इसकी स्थापना हेनरी चतुर्थ ने की थी। और लुई 13वां, 14वां, 15वां ऐसे हुए और उसके बाद फिर यह लुई 16वां राजा बना था। यह 20 साल की उम्र में बना। राजकुमारी मैरी एंटोनेट से इसका विवाह हुआ था। और जब यह राजा बना तो सबसे मूल कारण यह था कि धन का अभाव था और उस धन को, उस खाली राजकोष को भरने के लिए इन्होंने जनता पर कर लगाए। लेकिन जनता की हालत पहले से ख़राब थी। जनता किन प्रॉब्लम से जूझ रही थी? जनसंख्या लगातार बढ़ चुकी थी। पेरिस की राजधानी में जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ रही थी। औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण से हो सकता है कि पेरिस की जनसंख्या और अधिक बढ़ चुकी हो। नए उद्योगों के खुलने के कारण से वहाँ पर जनसंख्या और ज़्यादा हो। कुल मिलाकर के जनता बहुत परेशान थी। और उस समय जो भोजन था, जो खाने के लिए आवश्यक वस्तुएं थी, वो बहुत महंगी हो चुकी थी। उन पर भी सरकार ने लगभग कर लगा दिए थे। सरकार हर वस्तु पर कर लगा रही थी और कर बढ़ा रही थी। तो इन कारणों से, क्योंकि जो राजकोष था वो रिक्त था और राजकोष रिक्त होने के कारण से सरकार पर ऊपर से कर्जा भी था। सरकार उन कर्ज़ों को भी समाप्त करना चाहती थी। लगातार युद्धों के कारण से, युद्ध करने के कारण से उनके वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे और इसी कारण से उनको अपने काम में कष्ट हो रहा था, कठिनाई हो रही थी और इसीलिए जनता पर कर लगाया गया। लेकिन जनता कर देती तो कितना देती? पाठ को अगर आप पढ़ेंगे तो इन्हीं बारे में दिया है। फ्रांसीसी सरकार ने अपने अंतिम बजट में बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते हुए जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए मजबूर थी और वह सेना के रखरखाव, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने, फ्रांसीसी करों की वृद्धि करने के लिए, फ्रांसीसी सरकार करों की वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई। इस तरह से, और जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। उस समाज से इसका एक महत्वपूर्ण भाग है, उसकी बात बाद में करेंगे। और इसको हमने पढ़ दिया कि प्रथम स्टेट में कौन थे, दूसरे स्टेट में कौन थे।
तो जो कर लिया जाता था वो सबसे मूलतः, जब भी कर लिया जाता है सबसे नीचे के तबके सबसे अधिक उससे लिया जाता है जो सबसे कमज़ोर होता है, जो सबसे कम कर दे पाता है उसको अधिक कर लिया जाता है। और इस कारण से बड़ी दुर्भर स्थिति थी। लोग जबकि जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, यहाँ पर पाठ का जो हेडिंग है वो जीने के संघर्ष से ही है। तो 1715 में जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, जो 1789 तक 2.8 करोड़ हो गई। जबकि लोग अधिक बढ़ गए, अनाज उत्पादन जनसंख्या की तुलना में जनसंख्या के अनुपात में उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा। और जब जब ऐसा होता है तब तब यही नियम काम करता है और फिर भोजन की कमी पड़ती है। तो पाव रोटी कम हो गई, पाव रोटी कम पड़ने लगी। इस कारण से लोग, गरीब लोगों को पहुंच से दूर होने लगी और लोगों को भूखे रहना पड़ा। और पैदावार भी कम हो रही थी। उसका कारण आप जानते हैं कि लगातार उस समय क्या स्थितियां रही होंगी। तो पैदावार कम थी, इसलिए भोजन कम मिल पा रहा था, पाव रोटी नहीं मिल पा रही थी, अर्थात पर्याप्त लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा था, ऊपर से वे करों से लगे हुए थे। तो फिर जब समाज इस तरह से त्रस्त था, उसने क्या किया कि उसने विद्रोह कर दिया। और जैसे ही विद्रोह किया तो फिर वह विद्रोह करने वाली जनता का जो नेतृत्व जो लोग कर रहे थे, वो लोग कौन थे? वो लोग थे मध्यम वर्ग के लोग। मध्यम वर्ग के लोगों ने क्या किया, जो तीसरे स्टेट में जो अच्छे लोग थे, समृद्ध लोग थे, जिन्होंने कुछ अध्ययन किया था, वकील जैसे लोग, जिन्होंने स्वतंत्रता समानता के नियमों को पढ़ा था, उन्होंने जॉन लॉक, रूसो के विचारों को पढ़ा था, तो राजा के निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत को खंडन किया उन्होंने, और रूसो के विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता के लिए सरकार से अनुबंध करने के लिए प्रयास किया। फिर क्या हुआ, जब जनता ने इस तरह से अपना विरोध दर्ज कराया, तो जो राजा है लुई 16वां, उन्होंने एक स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई। तो हमने एक बार इसको पढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो वही बात दोबारा आएगी कि कर बढ़ा दिए, फ्रांसीसी सम्राट ने कर बढ़ाए। और उस समय कुछ नियम होते थे कर बढ़ाने के लिए। जो नियम थे वो क्या थे कि उसे स्टेट्स ऑफ जनरल, प्रतिनिधि सभा, जो जनरल स्टेट्स, जो 3 स्टेट के लोग थे, उनकी प्रतिनिधियों की बैठक करनी होती थी। उसके बाद मंजूरी लेनी होती थी कि मैं कर बढ़ाना चाहता हूँ। और इस बैठक को, लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि यह बैठक कब होनी है। तो यह बैठक हुई थी 1614 में, और अभी चल रहा है 1789 का टाइम। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रावधान के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। तो जो स्टेट्स थे, 3 स्टेट्स के जनरल जो प्रतिनिधि लोग थे, उन लोगों की बैठक बुलाई, और वर्साई के भवन में यह बैठक हुई। और इसमें तीनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तीसरे स्टेट के, पहले स्टेट और दूसरे स्टेट के 300 प्रतिनिधि थे, तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि थे। मैं उन विषयों को पढ़ रहा हूँ जो महत्वपूर्ण विषय हैं, इसमें मुझसे कोई त्रुटि ना हो जाए, और मैं आपको इन आंकड़ों को बताने में कोई गलती न करूँ, इसलिए ये बातें पढ़ के बतानी ज़रूरी हैं। तो तीसरा स्टेट महत्वपूर्ण है इसमें, और किसानों, औरतों और कारीगरों को जबकि इसमें वर्जित था। और तीसरे स्टेट्स में जिन लोगों को रहना था वो थे समृद्ध और शिक्षित वर्ग के लोग। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो किसान थे, गरीब थे, जो औरतें थी, महिलाओं को इसमें महिलाओं में को इसमें आने की आज्ञा नहीं थी, फिर भी उनको, इनके पत्रों को तीसरे स्टेट्स के लोग अपने विषय में लेके आए थे, और इसके विषय में एक मत देने का अधिकार भी था। तो प्रथा का पालन भी करना था लुई 16वां को। तो लेकिन तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि मतदान कराया जाए और इसमें सब भाग लें, और ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मतलब राजा ने, सम्राट ने इसे स्वीकार कर दिया, और तीसरे स्टेट्स के जितने भी, कितने प्रतिनिधि थे, 600 प्रतिनिधि इस स्टेट्स जनरल को छोड़ करके, अर्थात प्रतिनिधि सभा को छोड़ करके बाहर चले गए। और फिर
इन्होंने, ये घर नहीं गए, इन्होंने क्या किया, ये वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और इन्होंने ये शपथ कर ली, इन्होंने शपथ ले ली कि सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान बनाएंगे, तब तक इस असेंबली को भंग नहीं करेंगे। 2 लोग इनके महत्वपूर्ण नेता थे, मिराबियो आबे सीए। मिराबियो के बारे में लिखा है कि यह कुलीन परिवार में हुआ था इसका जन्म, और अब ये तीसरे स्टेट्स का राजा नेता बन चुका था, मिराबियो और अबे। ठीक है, जिस वक्त नेशनल असेंबली, फिर इन्होंने क्या किया कि हम संविधान तैयार करेंगे, संविधान तैयार कर लिया। उस समय पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, बेकरी मालिकों की स्थिति की यही होता है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो जमाखोर हैं, सूदखोर हैं, वो लोग बड़ी दिक्कत करते हैं और वो लोग फिर व्यवस्था को और ख़राब करते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे थे, जमाखोरी कर रहे थे। और विश्व में भी जब भी ऐसा होता है, जैसे आज आपने देखा होगा कभी बीच में प्याज की कीमतें बढ़ गई थी, आजकल जब लॉकडाउन चला तो उस दौरान भी वस्तुओं की आपूर्ति कम होने लगी, तो सरकार को कड़े नियम लेने पड़े, कड़े देखा होगा आपने कि लोग कुछ चीज़ों के दाम बढ़ा दे रहे थे। तो यह चलता रहता है, जो सूदखोर होते हैं वो समय समय पर ऐसा करते रहते हैं, लोग ऐसा ही करते रहते हैं। तो उस समय भी ऐसा ही कर रहे थे लोग, सूदखोर लोग अपने आपसी धन कमाने के कारण से, धन कमाने के उद्देश्य से वे लोग जमाखोरी कर रहे थे और वस्तुओं के दाम तब अपने आप ही बढ़ जाते हैं। जब चीज़ों की आपूर्ति कम होती है और मांग अधिक होती है तो उसका दाम बढ़ जाता है। तो फिर क्या हुआ, गुस्साई औरतों ने भीड़ पर धावा बोल दिया और सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। तो भीड़ ने 14 जुलाई को ही इसमें बास्तिल के किले को नेस्तनाबूद कर दिया, अर्थात उसे समाप्त कर दिया। फिर क्या हुआ, जब विद्रोही प्रजा ने अपनी शक्ति दिखाई और अपनी शक्ति जब विद्रोही प्रजा ने जब उसके खिलाफ दिखाई तो लुई 16वां ने क्या किया, उसे असेंबली को मान्यता दे दी और उसने कहा कि चलो भाई तुम संविधान बनाओ और इस संविधान में जो भी आप लोग प्रावधान करोगे उस संविधान के प्रावधानों को हम मानेंगे। फिर क्या हुआ, 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों और कर्तव्यों से बंधने वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया। अर्थात जो सरकार जो असेंबली बनाई थी उन्होंने, उस असेंबली ने संविधान बनाया और उन्होंने करों की समाप्ति के लिए संविधान में कानून बनाया होगा। और जो वहाँ का जो सरकार थी उसको एक प्रकार से नियंत्रित करने वाला संविधान ऐसा बनाया और लोगों को विशेषाधिकार दिए। चर्च की भूमि जब्त कर ली गई, बहुत सारी चीज़ें दी, सरकार के हाथ में बहुत सारा धन आया इस कारण से। फिर इस तरह से फ्रांस राजतंत्र बना। नेशनल असेंबली की राजतंत्र में राजा था, सम्राट था, उस पर विधायिका का शासन था, ऊपर से इसमें न्यायपालिका अलग से काम करने लगी, मंत्रिपरिषद अलग से काम करने लगी। तो यह एक अच्छा राजतंत्र का निर्माण उस समय हो चुका होगा। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान बना लिया और उससे सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। अब सम्राट जो भी निर्णय लेता था वह असेंबली से पूछ करके लेता था और असेंबली मंत्रियों के प्रति कार्यदायी थी। तो इस तरह से इसका जो चित्र दिया है आपने देखेंगे अगर, तो सम्राट नेशनल असेंबली के प्रति उत्तरदायी था। तो नेशनल असेंबली मंत्री जो है नेशनल असेंबली के, और जो निर्वाचक हैं वो नेशनल असेंबली को चुन रहे हैं। वोट देने का अधिकार लोगों को किस तरह से है, लेकिन क्या था, मताधिकार क्या था, निष्क्रिय मताधिकार। लगभग 30 लाख पुरुषों, मतलब जो गरीब लोग थे, जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, उनको और महिलाओं को और बच्चों को और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो इस तरह से यह निष्क्रिय मताधिकार था। इनको मताधिकार जब नहीं मिला तो एक बात ये भी रह जाती है, दिमाग में यह भी प्रश्न आ जाता है कि इन लोगों को आखिर क्यों नहीं मिला यह मताधिकार का अवसर। ये कौन सा 10वां है, अभी 14 पन्ने हमने और पढ़ने हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए कम बातों को करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, संविधान बनाया और इसमें क्या किया उन्होंने, कुछ प्रावधानों को देख लेते हैं। नेशनल असेंबली ने एक तो उन्होंने चुनाव व्यवस्था करवाई और चुनाव व्यवस्था में सरकार को चुनने का अधिकार हुआ होगा। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को वोट देने का अधिकार हुआ चुनाव में। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय रूप में वर्गीकृत किया गया। आगे और कुछ भी हुआ होगा, इस पर पढ़ेंगे।
अच्छा, उस समय पुरुष नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र, यह अमेरिका से पहले की बात है। जब अमेरिका अंग्रेज़ों का गुलाम था, विश्व में बहुत सारे देश ऐसे थे जो केवल उपनिवेश के रूप में थे। तो फ्रांस को हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि यह सबसे पहले आपको अधिकार दे रहा है, नागरिक अधिकार का घोषणा पत्र यह सबसे पहले इन्होंने दिया। क्योंकि जो देश अधिकार देता है अपने राज्य के नागरिकों को, वो देश अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे संविधान को भी अगर आप अध्ययन करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण ही है संविधान के अधिकार। तो जब हम अधिकार देते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा परिभाषित होती है। उसी कारण से आज हम फ्रांस की क्रांति को सबसे पहले पढ़ रहे हैं, बिकॉज इन्होंने अपने नागरिकों को नागरिक अधिकार दिए, जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस तरह से जब इन्होंने अपनी कुछ अधिकार दिए, क्या क्या अधिकार दिए इसकी आप पढ़ सकते हैं इस लिस्ट को, अगर आप खोलेंगे। मैं आपको PDF भी भेजूँगा। तो फिर राजकीय प्रतीक थे उस समय, किस तरह से यह क्रांति हुई और उसके राजकीय प्रतीक बनाए गए। समानता का प्रतीक देख लीजिए, किस तरह से सत्ता का प्रतीक, समानता का प्रतीक, अर्थात उन्होंने समानता को उसमें लिया, अपने महत्वपूर्ण अनुच्छेद बनाया, उसमें कानून बनाया ऐसे। फिर क्या हुआ, राजतंत्र का भी उन्मूलन कर दिया गया। उस समय जनता ने क्या किया, राजतंत्र माना, अर्थात राजा को नहीं हटाया और उसके बाद भी अपने कानून अपने संविधान के द्वारा बनाए गए। उसके बाद क्या हुआ, स्थिति फिर भी सही नहीं हुई। लुई 16वां ने संविधान मान लिया और उस पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन फिर भी वह अन्य देशों के साथ मिलकर के फ्रांस के ये जो क्रांतिकारी लोग थे, इन लोगों के खिलाफ कुछ न कुछ करते रहता था और वह युद्ध में झोंक देना चाहता था फिर से इसको। इस कारण से क्या हुआ कि जनता को और कष्ट होने लगा। युद्ध शुरू होने के कारण से और युद्ध होने के कारण से जनता पर और अधिक प्रॉब्लम आने लगी, समस्याएं होने लगी। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति हुई और आर्थिक कठिनाइयां भी झेलनी पड़ी। रोजी रोटी का संकट आ गया। फिर क्या हुआ कि एक जैकोबिन क्लब बनाया गया। कॉन्वेंट ऑफ जैकब के नाम से एक जैकोबिन क्लब था। यह राजनीतिक अड्डा था। महिलाएं इसमें सक्रिय थी, इन्होंने क्लब बना लिए थे। इसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा, बोल रहा है किताब में, साफ साफ लिखा है। जैकोबिन क्लब के सदस्य जो थे वो समाज के समृद्ध हिस्से थे। छोटे दुकानदार, कारीगर, पेस्ट्री बनाने वाले लोग इसमें शामिल भी थे। और इनका जो नेता था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, यह नेता था। और इनके एक अलग टाइप का शरीर, जो कपड़े वस्त्र इत्यादि पहनते थे ये लोग, अलग टाइप के पहनते थे। और यह फैशन प्रस्त वर्ग था, घुटनों तक पहनने वाला ब्रीचेज, इस तरह से इनके अलग प्रकार के वस्त्र थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने विद्रोह की योजना बनाई और 10 अगस्त की सुबह ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला, राजा को बंधक बनाए रखा। असेंबली में शाही परिवार को जेल में डाल देने के लिए प्रस्ताव पारित किया और नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्तियों को चुनाव दिया, उनके पास संपत्ति हो या न हो मतदान का अधिकार दिया गया। तो इन्होंने क्या किया कि 21 वर्ष से अधिक वाले व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को क्या किया, मतदान का अधिकार दिया। असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 दिसंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और राजा को सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा को देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा दी गई। फिर इसमें फ्रांस की क्रांति होने के बाद फ्रांस यहीं पर राजा के अंत के बाद ही यहीं ख़त्म नहीं हो जाती क्रांति। फिर क्या हुआ, जो रोबेस्पियर था उसकी पार्टी जो थी वो सरकार बना ली उसने, वो राजा बन गई। राजा का पद या किस तरह से उनका रहा होगा। तो फिर क्या हुआ, 1793-94 के काल को आतंक का युग कहा जाता है, क्योंकि कोई भी देश जब आज़ाद होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो रोबेस्पियर जो उसका जो प्रमुख था, उसके कारण से जब विद्रोह ज़्यादा होते हैं तो फिर थोड़ा ऐसा सख्त रवैया अपनाना पड़ता होगा या क्या हुआ,
उस समय जैसा हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो तब हमारे सामने भी बहुत इस प्रकार की समस्याएं थी, तो वैसे ही वहाँ भी रहा होगा। तो जो कुलीन वर्ग था, पादरी वर्ग था, जो क्रांतिकारी टाइप के लोग थे, जो जिस टाइप का देश चाहते थे उस टाइप का देश नहीं रहा होगा, तो उस कारण से उनको जेल में डाल दिया गया होगा और क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। और फिर यहीं ख़त्म नहीं हुई, उनको मुकदमा चलाया जाता, अच्छा रहता, उनको जेल में डाला जाता, कोई बात नहीं थी, लेकिन उनको मार दिया जाता, गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता, उनका सिर कलम कर दिया जाता। इस तरह से गिलोटिन क्या था, गिलोटिन दो खंभों के बीच में आरे वाली मशीन था जिसमें अपराधी के सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम गिलोटिन इसलिए रखा गया क्योंकि डॉक्टर गिलोटिन ने इसको खोजा था। तो रोबेस्पियर ने अपनी शक्तियों, अपने नियम कानून, नए कानून बनाए थे, उनको इतनी कठोरता से लागू किया कि जनता परेशान हो गई, त्राही त्राही करने लगी। 1794 में न्यायालय द्वारा उसे भी दोषी ठहराया गया और अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर फ्रांस में फिर एक नई सरकार बनी जिसका नाम, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के तबके के पास फिर से सत्ता आ गई और नए संविधान के तहत संपत्ति विहीन तबके को भी मताधिकार से वंचित कर दिया गया। फिर से इन्होंने यही किया, नए संविधान में संपत्ति विहीन तबका जो था, संपत्ति जिसके पास नहीं थी, उसको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। तो फिर छोटी छोटी जो कानूनी प्रक्रियाएं हुई और उसके बाद फिर से इन्होंने अध्ययन किया और यहाँ की महिलाओं ने फिर से क्रांति में महत्वपूर्ण भाग लिया। तीसरे स्टेट्स की महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी, सिलाई बुनाई करती थी। इस तरह से ये सब काम करते करते जो महिलाएं के जो काम थे वह उनके घरों तक सिमटे हुए थे। खाना पकाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख करना, मजदूरों की तुलना में इनका एक थोड़ा सा तबका कम था और महिलाओं ने इसके लिए प्रयास किया। उसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन हुआ है। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दार्शनिक प्रथा क्यों थी, इसको अगर आप पढ़ेंगे, पाठ में पढ़ेंगे तो बहुत अधिक विषय में लिखा है। और बास्तिल के किले के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण काम आया वह सेंसरशिप की समाप्ति हुई और लोगों ने लिखना शुरू किया। लोगों के पास सेंसरशिप क्या होती कि जब भी कोई सरकार के बारे में या किसी बारे में भी कोई पत्रकार या अखबार लिखते हैं तो उसके लिए राजा की आज्ञा लेनी पड़ती थी, वह समाप्त हो गई। तो उसके बाद यह जनता वहाँ की सरकार के अनुसार चलने लगी और उस सरकार के अनुसार उसका जीवन यापन शुरू हुआ और वहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे विकास होने लगा और दास प्रथा का उन्मूलन हुआ है। और फिर इस तरह से एक नई सरकार आई, उसने धीरे धीरे इस फ्रांस को लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक राज्य के रूप में चलाया। लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे पाठ में हम 23 मिनट का वीडियो हो जाता है, लगभग 25 मिनट का वीडियो में रहता है। और हमारे देश में राजा राम मोहन राय ने उस समय हमने इसमें ये लिया कि हमने इससे ये सीखा, राजा राम मोहन राय ने, कि प्रेस की स्वतंत्रता ये सीखा। और वहाँ से जब वो आज़ाद हुआ उन्होंने अपना राजतंत्र ख़त्म किया और फ्रांसीसी क्रांति हुई। इस तरह से लोगों को ये लगा कि जब क्रांति हो सकती है तो जब फ्रांस स्वतंत्र हो सकता है राजतंत्र से, एक प्रकार की मतलब तानाशाही जैसा ही शासन था, तो पूरे यूरोप ने उससे प्रेरणा ली, पूरे विश्व ने उससे प्रेरणा ली कि किस तरह से फ्रांस ने अपने आप को स्वतंत्र करके राजा के जो कठोर प्रशासन था, जो न जी सकते थे न मर सकते थे ऐसी स्थिति थी, कर लगे हुए थे, खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, ऊपर से राजा के करों का बोझ इतना था कि व्यक्ति अपने घर छोड़ करके दूर दूर चला जाता था। तो इन्हीं सब बातों को सीख करके इसी का असर हमारे भारत की जो क्रांति थी, जब
1857 की क्रांति हुई होगी या उसके बाद जो भी राजनीतिक गतिविधियां और क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। और फ्रांस की क्रांति से ही हम प्रभावित होकर के यहाँ पर हमने विकास का क्षेत्र अपनाया होगा। ऐसे राजा राम मोहन राय का आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ नाम लिखा है, इसको आप पढ़ेंगे तो राजा राम मोहन राय ने उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वाले एक फ्रांसीसी क्रांति के बाद जुलाई क्रांति की कल्पना को उन्होंने नई धार दी। अब आगे हम जुलाई क्रांति क्या थी इसको भी पढ़ेंगे और किस तरह से हमारा जो भारत था फिर उस क्षेत्र में कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा। इन सब बातों को पढ़ते हुए ये जो क्रांति थी इसमें कुछ ज़्यादा अधिक नहीं हुआ था और इसमें ज़्यादा कुछ अध्ययन करने लायक नहीं है। सिंपल सी बात थी, राजा ने कर बढ़ा दिए थे, जनता को पास कर देने के लिए कुछ नहीं था, जबकि वो अपने भोजन के लिए ही त्रस्त थी, इसलिए उसने विरोध कर दिया और राजा के शासन का अंत कर दिया। उसके बाद एक जो राजा रोबेस्पियर बना उसने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए प्रयास किया, तब जाके फ्रांस एक प्रयोगों का जैसा शहर रहा, प्रयोग होते रहे वहाँ पर। तो फिर उसके बाद फिर नई सरकार आई, उसके बाद फिर बाद में नेपोलियन राजा बना। तो इस प्रकार से फ्रांस का इतिहास बहुत अलग टाइप का है, लेकिन हमारी किताब में जितना लिखा है उसमें हम अभी इतना ही अध्ययन करते हैं। और आगे मेरा मानना यह है कि हम सभी यूरोप के बारे में अध्ययन करें और यूरोप में बहुत अच्छे क्रांतिकारी विचारों के कारण से ही समाज आगे बढ़ पाया और समाज को हो सकता है नई दिशा मिली हो। हम कहाँ थे उसके बारे में फिर कभी भविष्य में चर्चा करेंगे। और आप सभी लोगों ने इस विषय को अगर सुना होगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और ये वीडियो आपको ठीक से नहीं सुनाई देगा और YouTube में डालना पड़ेगा और YouTube से आपको उपलब्ध हो पाएगा। जिन भैया बहनों को इंटरेस्ट है वो इस अध्ययन कर पाएंगे और बाकी लोग PDF खोल करके इसका अध्ययन कर लें और आप सभी लोग इसमें अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। इसका उद्देश्य यही होता है कि हम अपनी नॉलेज बढ़ाएं, फॉर्मेलिटी न करें और अपनी जो मेमोरी है, जो मूल बात क्या थी, ज़रूरी नहीं है इतिहास में आपको तथ्यों को याद रखना और डेटों को याद रखना ज़रूरी नहीं है। इतिहास में हुआ क्या था और उससे क्या, उसके दूरगामी परिणाम क्या हुए, इन बातों को समझना अधिक होता है। और हम अपनी जो जानकारी है उनको जब बढ़ाना चाहते हैं, जब हमारे दिमाग में ऐसी भावना रहती है, तब हम आगे बढ़ पाते हैं। आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने छोटा सा प्रयास किया है इसे समझाने का, हो सकता है इसमें कई सारी त्रुटियां हुई हों, आगे भविष्य में इसमें सुधार किया जाएगा। आप सभी को प्रणाम।